कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है द गुरु एकेडमी। इस पर भी वीडियो सप्ताह में एक दिन पब्लिश किया जाता है। अल्टरनेटिव चैनल बना हुआ है बहुत पहले से ही, ताकि कभी किसी एक चैनल पर अगर समस्या आ जाए तो आप लोगों का जो शिक्षण है वो बाधित ना हो, वो लगातार अनवरत चलता रहे। उसी क्रम में आज इस चैनल पर आप देख रहे हैं, इस समय नाटक की इकाई चल रही है हमारे यहाँ पेड बैच में। बीच बीच में एक आध वीडियो पब्लिश भी होते रहते हैं। तो उसी पब्लिश वीडियो में आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद नाटकों में गीत। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटक में जब गीत की बात की गई है तो दो नाटक मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक लिया गया है ध्रुव स्वामिनी नाटक और दूसरा लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक। और यही दोनों नाटक आज हमारे पेड मेंबर्स जो हैं उनको पीडीएफ दिया गया। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त पर उनको पीडीएफ दिया गया, उसी पर उनको विस्तृत वीडियो लेक्चर दिया गया है। और इन्हीं दोनों नाटकों पर यानी चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी पर आधारित लाइव कक्षा में रात में 9 बजे प्रश्न कराया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो नाटकों में जो गीत दिए हैं उन गीतों की चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर 8052584004 पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको केबल टेस्ट सीरीज चाहिए जो री एग्ज़ाम यूजीसी नेट का होने वाला है अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में, डेट आगे बढ़ गई है, पहले जुलाई और अगस्त था, अब अगस्त और सितंबर हो गया है। तो 40 टेस्ट सीरीज उसके लिए प्रारंभ की गई है आज से। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस और सारी जानकारी आप इसी नंबर पर ले सकते हैं। 40 टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में 2-4 तथ्य जान लेते हैं, फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक पर आते हैं। जयशंकर प्रसाद मात्र 9 वर्ष की आयु में कलाधार उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। जयशंकर प्रसाद की ही प्रेरणा से 1909 में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादक में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ है। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन परीक्षा में आपने देखा होगा, अगर आपने परीक्षा दिया होगा, कि अक्सर साधारण प्रश्न ही गलत होते हैं और जल्दबाजी में, या यूँ कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये चीज़ें तो मुझे आती हैं, चलो ये होगा, और भरने में जल्दबाजी में गलत कर दिया। तो अक्सर साधारण प्रश्न गलत होता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। यानी कलाधार उपनाम से इन्होंने 9 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया। किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा। किसे दिखाया? अपने गुरु को, रसमय सिद्ध को दिखाया। गुरु का क्या नाम है? रसमय सिद्ध नाम है। बहुत सारी चीज़ें हैं। यह इंदु पत्रिका के बारे में पूछा जा सकता है। प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? किसके संपादक में प्रारंभ हुआ? कैसी पत्रिका थी? मासिक थी, साप्ताहिक थी, पाक्षिक थी? तो इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद के खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो यह कुछ संक्षिप्त जयशंकर प्रसाद के बारे में मैंने यहाँ बताया आपको। अब आते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ, और यह ध्रुव स्वामिनी इनका अंतिम नाटक है। जयशंकर प्रसाद का ये अंतिम श्रेष्ठ नाटक है, जिसका कथानक गुप्त काल के संबंध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान की समस्या को प्रस्तुत करता है। जयशंकर प्रसाद ने इतिहास को अपनी नाट्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिखाया, युग समस्याओं का हल दिया, वर्तमान के धुंधलके में एक ज्योति दी, राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश भी दिया। इस नाटक में कुल अंकों की संख्या 3 है। ये जो नाटक है, इस नाटक की शुरुआत आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा, तो स्त्री पुरुष के असंतुलित संबंधों की स्थिति से ही इस नाटक का प्रारंभ होता है। भाई, मानव जीवन की गहन जटिलताओं को जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में चित्रित किया है।
आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने तो इस नाटक के बारे में कहा है कि ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु ऐतिहासिक है, लेकिन उसके मूल में समस्या का समाधान प्रमुख तत्व है, किंतु यह समस्या नाटक नहीं है। तो ये उन्होंने कहा है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम लोग गीत की बात करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के गीत। ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो गीत है वो पहले अंक में मंदाकिनी का गीत है। प्रथम अंक में मंदाकिनी का गीत है। प्रथम अंक में मंदाकिनी गाती हैं। क्या गाती हैं? यह कसक भरे आंसू सहजा, यह कसक भरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरो गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। तो ये मंदाकिनी का गीत है। मंदाकिनी ये गीत गाती हैं। मंदाकिनी का ही कथन आप देखेंगे परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि सच है वीरता जब भागती है, सच है वीरता जब भागती है, तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो कथन है, इस तरीके के कथन भी खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये मंदाकिनी का गीत है जो कि पहले अंक में है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो 3 अंकीय नाटक है, इसके किस अंक में किन किन अंकों में गीत है, ऐसे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो तीसरे अंक में कोई गीत नहीं है, अंक 3 में कोई गीत नहीं है, केवल अंक 1 में और अंक 2 में गीत है। और यहाँ पर ये पहला गीत है जो आप देख रहे हैं। दूसरा गीत आप देखें, प्रथम अंक में ही मंदाकिनी का ये गीत है। प्रथम अंक में क्रम से अगर पूछे तो भी आप लगा सकते हैं, मैंने क्रम से ही बताया है। प्रथम अंक में यहाँ पर ये मंदाकिनी का गीत है। मंदाकिनी का जो ये गीत है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पैरों के नीचे जलधर हो। सामंत कुमार है, सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी गंभीर स्वर में गाते हुए जाती है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। अब इसमें इस तरीके से भी अब परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं और आगे बनेंगे भी कि इसी गीत के क्रम पूछ लेगा। पैरों के पहला दे दिया, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत झरने बेमेल चले, पहला। दूसरा दे दिया, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूर रहे, तब भी गिरपथ का अथक पथिक ऊंचे ऊपर ऊंचे सब झेल चले। दूसरा दे दिया। तीसरा दे दिया कि पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सोने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। ऐसे चौथा दे दिया कि पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं का ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। तो इस तरीके से क्रम से भी पूछा जा सकता है। या किस नदी का जिक्र है, ऐसे भी कहा जा सकता है कि मंदाकिनी के नदी के गीत में किस नदी का जिक्र है, तो कपिसा नदी। कपिसा नदी। अब आप कहेंगे सर गीत तो मुझे याद था लेकिन मैंने पूरा नहीं पढ़ा और कपिसा मैंने ध्यान नहीं दिया। आप यहाँ पर इस पद को देखें कि भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा, हो श्वेत धार बहती कपिसा। किस नदी का जिक्र? कपिसा नदी। हो श्वेत धार बहती कपिसा, ऊंचे स्वर सब झेल चले, और विचलित हो अचल ना मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो, अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए, और विश्राम श्रांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। और देखेंगे कि इसी गीत के साथ पहला अंक समाप्त होता है। इसके बाद में फिर दूसरा अंक है। दूसरे अंक में आप देखेंगे कि कोमा का गीत है। ये सब मैंने क्रम से ही दिया है। यौवन तेरी चंचल छाया, कोमा जो है, और कोमा के ही माध्यम से आप देखेंगे प्रेम को दर्शाया गया है।
कोमा के माध्यम से अगर आप देखें तो प्रेम को भी दर्शाया गया है। कोमा के माध्यम से प्रेम को दर्शाया गया है, क्योंकि इस ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद ने 3 प्रधान पात्रों के माध्यम से संघर्ष को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे कि प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है, प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। कोमा द्वारा प्रेम को परिभाषित किया गया है। कोमा ध्रुव स्वामिनी से कहती है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा नहीं समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है और जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वो आलोक का महोत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का सौ चाहिए। तो कोमा किससे प्रेम करती है? सकराज से प्रेम करती है। सकराज सिर्फ कोमा को प्रेम नहीं करता, जबकि सकराज सिर्फ कोमा को प्रेम नहीं करता, बल्कि उसे ध्रुव स्वामिनी भी चाहिए। तो इस नाटक में स्त्री पुरुष संबंध में प्रेम, पुनर्विवाह, कामुकता जैसे विभिन्न पहलुओं को बहुत बारीकी के साथ दिखाया गया है। इस नाटक में दिखाया गया कि ध्रुव स्वामिनी जिस पुरुष से प्रेम करती है, यानी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, उससे विवाह नहीं कर पाती, बल्कि रामगुप्त से विवाह हो जाता है। जबकि वो रामगुप्त से प्रेम नहीं करती है। तो जाहिर है केवल विवाह ही स्त्री पुरुष संबंध का एकमात्र रूप नहीं है। यद्यपि विवाह उसका सर्वोत्तम परिमाप जरूर है, लेकिन भारतीय संस्कृति में विवाह की अपनी एक विशिष्टता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाया गया है। तो यहाँ पर कोमा का ये गीत है कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूट भर पी लूँ तो जो रस तू है लाया, और मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। तो ये प्रेम की बात हो रही है, और जब प्रेम की बात होती है तो कोमा कहती है कि प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है। दूसरे अंक में आप देखेंगे तो नर्तकियों का गीत है, क्योंकि वहाँ पर खिंगिल का जब प्रस्थान होता है, सकराज अपनी प्रसन्नता से उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है, और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उस समय का दृश्य है, वहाँ पर जाकर वो खड़ी हो जाती है। 4 सामंत वहाँ पर आते हैं, दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है और सकराज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पास में सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, और नर्तकियां नाचती हुई है, गीत गा रही हैं। क्या गा रही हैं कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। और भरी ली पहाड़ियों ने पहली झीलों को रत्नमयी प्याली, झुक चली चूमने वल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने माननियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा, वह हंसती हुई दुलार भरी मधुलहर उठाने वाली हैं। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से, इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। और भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है, कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मद काती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। तो ये नर्तकियों का गीत है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी में यही गीत है, ध्रुव स्वामिनी में ये गीत हैं। ध्रुव स्वामिनी में जो मिहिर देव है, खैर वो डिटेल लेक्चर तो मैंने लोगों को ही दिया है, आज लोग देख रहे हैं उस डिटेल लेक्चर को, उसी पर आधारित रात में प्रश्न भी कराया जाएगा लाइव कक्षा में। यहाँ तो सिर्फ हम गीतों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ गीतों की बात कर रहे हैं, ये पब्लिश किया जा रहा है। मिहिर देव की बहुत अच्छे अच्छे कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोमा के सिर पर हाथ रखकर मिहिर देव कहता है, कल्याण हो बेटी,
मैं तो तुमको ही देखने चला आया था, तो उदास क्यों है। फिर मेहरदेव कहता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, कि राजा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा, और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। मेहरदेव कहता है कि दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। ये मेहरदेव की जो कथन है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है, ये सकराज से कह रहा होता है मेहरदेव ये भी कहता है कि जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जानने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। ये कोमा से कहते हैं मेहरदेव। तो मेहरदेव के बहुत अच्छे अच्छे कथन हैं। कोमा प्रेम के बारे में कोमा ही सबसे ज़्यादा कहती है। कोमा कहती है, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। तो इस तरीके के कथन कहे गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक की बात की। अब चंद्रगुप्त नाटक में गीतों की बात करेंगे। चंद्रगुप्त नाटक में जो गीतों की बात है वो यहाँ पर आप देखेंगे। और फिर इसके बाद में कल आपको कंपटीशन एकेडमी पर, यूट्यूब पर जाएं, कंपटीशन एकेडमी सर्च कर लें, वहाँ पर यही लोगो मिलेगा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं द गुरु एकेडमी में। तो कल कंपटीशन एकेडमी पर जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक, जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के गीत कराए जाएंगे, वो भी पब्लिश रहेगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसको भी कर लीजिए, कंपटीशन एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके जो अंशतः पब्लिश किया जाता है। तो चंद्रगुप्त नाटक के बारे में आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, फिर गीतों पर आते हैं। नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931। नाटक में कुल अंकों की संख्या है 4। इस नाटक में कुल दृश्यों की संख्या है 44। इस नाटक में 3 प्रमुख घटनाएं हैं। अलचेंद्र का आक्रमण है, नंदकुल का पराजय है, सेल्यूकस का पराभव है। इसमें कुल गीतों की संख्या आप देखेंगे 13 है। प्रथम अंक में 11 दृश्य और 2 गीत। दूसरे अंक में आप देखिए कि दूसरे अंक में ये दिया गया है, दूसरे अंक में दिया गया है 10 दृश्य 3 गीत। तीसरे में दिया गया है 9 दृश्य 1 गीत। चौथे में दिया गया है 14 दृश्य और 7 गीत। 7 होगा यहाँ पर 7। तो यहाँ पर पहले में आप देख रहे हैं कि 2 गीत है, दूसरे में देख रहे हैं आप 3 गीत है, तीसरे में देख रहे हैं 1 गीत है और चौथे में देख रहे हैं 7 गीत है। तो कुल गीतों की संख्या कितनी हो गई? आपके पास कुल गीतों की संख्या 13 हो गई। किस अंक में सबसे अधिक गीत हैं, किस अंक में सबसे कम गीत हैं? अंक 4 में सबसे अधिक 7 हैं, उससे कम अंक 2 में है, उससे कम पहले अंक में है, सबसे कम तीसरे अंक में है 1 गीत। तो ये क्रम से घटते बढ़ते क्रम में भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दृश्य की अगर बात करें तो चौथे में 14 दृश्य है, पहले में 11 दृश्य है, दूसरे में 10 दृश्य है और तीसरे में 9 दृश्य है। यानी तीसरा अंक ऐसा है जिसमें दृश्य और गीतों की संख्या कम है। चौथा दृश्य ऐसा है जिसमें गीत और दृश्य दोनों की संख्या अधिक है। अब आइए देखते हैं कि किस अंक में कौन सा गीत है। पहले अंक के दूसरे दृश्य में सुहासिनी का गीत। एक एक करके यहाँ पर हम लोग गीतों की बात करते चलेंगे कि किस में कौन सा गीत है।
एक एक करके जब विस्तृत आप देखेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो पहले अंक के दूसरे दृश्य में सुहासिनी का गीत। सुहासिनी है कौन? तो सुहासिनी है शकटार की कन्या, शकटार की कन्या, शकटार की कन्या सुहासिनी है। इसका गीत है पहले अंक के दूसरे दृश्य में। तो पहले अंक का जो दूसरा दृश्य है, आइए देखते हैं। जो दूसरा दृश्य कभी कभी दृश्य भी पूछ लिया जाता है। मगध सम्राट का विलास कानन है, विलासी युवक और युवतियों का विहार है, वहीं से प्रारंभ होता है और वहीं पर सुहासिनी का गीत है। क्या गीत है? कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्भ वहन करते यौवन के घन रस कन धरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों में कलकल ध्वनि की गुंजारों में मधुसरिता सी ये हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, बेला विभ्रम की बीत चली रजनी गंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय आकुलित दुकुल कलित हो यूं छिपते हो क्यों। तो इस तरीके से ये गीत है। पहले अंक के दूसरे ही दृश्य में अमात्य राक्षस का भी गीत है। और वो गीत कौन सा है? ये क्रम से ही मैंने दिया है, क्रम से परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। क्रम से ही दिए गए हैं कि निकल मत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी की शीत शरद नीरद माला के बीच। ये क्रम से भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें क्रम से भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले गीत किसका है, उसके बाद किसका है। अंक 2, अब अंक 1 नहीं, अंक 1 में आपने देखा जो 2 गीतों की संख्या थी वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं दूसरे अंक में, और दूसरे अंक में आएंगे तो दूसरे अंक के पहले ही दृश्य में, दूसरे अंक के पहले ही दृश्य में आप देखेंगे कि कार्नेलिया का गीत है। सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया बैठी हुई होती है, और सिंधु नदी का मनोरम तट है जिसको कार्नेलिया देख रही है। उसके आंखों के सामने ऐसे चित्रपट उपस्थित होते हैं, ऐसा वातावरण है, और उसी वातावरण में वो भारतीय संगीत का गीत शुरू करती है, गाती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। कहती है कि भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। और फिर वो गाती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कंकुम सारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, और उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीर निज प्यारा, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिरा ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो यह कार्नेलिया गाती है। कार्नेलिया कौन है? तो कार्नेलिया के बारे में जानते होंगे, सेल्यूकस की कन्या है। कार्नेलिया कौन है? तो सेल्यूकस की कन्या है कार्नेलिया। अब इसके बाद में अंक 2 के पांचवें दृश्य में अलका का गीत है। अलका कौन है? तो तक्षशिला की राजकुमारी है। अलका कौन है? तक्षशिला की राजकुमारी। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला की राजकुमारी, क्योंकि पात्र परिचय पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अलका का ये गीत है कि प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना हृदय चिन्हने की ना तनिक थी चाह, और बेच डाला था हृदय अमोल, आज वो मांग रहा है दाम, आज वो मांग रहा है दाम। वेदना मिली तुला पर तोल, वेदना जो मिली है वो भी कैसे? तुला पर तोल के मिली है, उसे लोभी ने ली बेकाम, उसे बेकाम लोभी ने ले लिया है। उड़ रही है हृत पथ में धूल, आ रहे हो तुम बेपरवाह, करूँ क्या दृग जल से छिड़काओ, बनाऊँ मैं ये बिछलन राह,
संभलते धीरे धीरे चलो, इसी में तुमको लगे विलंब, सफल हो जीवन की सब साध मिले आशा को कुछ अवलंब, विश्व की सुषमाओं का स्रोत बह चलेगा आँखों की राह, और दुर्लभ होगी पहचान रूप रत्नाकर भरा अथाह। तो ये अलका का गीत है। अब इसके बाद में अंक 2 के 7वें दृश्य में, अंक 2 के 7वें दृश्य में अलका का गीत है। दृश्य 7 कौन सा जगह है? दृश्य 7 है पर्वतेश्वर का राजप्रसाद। पर्वतेश्वर का राजप्रसाद। अच्छा, पर्वतेश्वर कौन है? पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, पंजाब का राजा पर्वतेश्वर पोरस, उसी का राजप्रसाद है अंक 7 में, और वहीं पर अलका का गीत है। अलका कहती है गाने की इच्छा होती है, सुनोगे पर्वतेश्वर से? और अलका गाती है कि बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, विरस बदन पर चिंता लेख, और छाया पथ में राह देखती गिनती प्रणय अवध की रेख, प्रियतम के आगमन पंथ में उड़ ना रही है कोमल धूल, कादम्बनी उठी है ढकने वाली दूर जलद के कुल। और इतना ही नहीं, कहती है कि समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र सी अंकित कौन, तुम हो सुंदर तरल तारिके बोलो कुछ बैठो मत मौन, मंदाकिनी समीप भरी फिर प्यासी आंखें क्यों नादान, रूप निशा की ऊषा में फिर कौन सुनेगा तेरा ज्ञान। जब इतना गाती है पर्वतेश्वर कहता अलका मैं पागल होता जा रहा हूँ, ये तुमने क्या कर दिया है? तो अलका कहती मैं तो गा रही हूँ। पर्वतेश्वर कह रहा प्रयास ना करो, मजाक ना करो, बताओ मैं क्या करूँ। तो अलका कहता अगर सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम ना जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। तो पर्वतेश्वर कहते तो बहुत बड़ी विडम्बना है। तो अलका कहते पराधीनता से बढ़कर विडम्बना और क्या है। अब समझ गए होंगे कि यह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति है। खैर, यहाँ पर सिर्फ गीतों की बात हम लोगों को करना है। तीसरे अंक के 5वें दृश्य में, अब तीसरे अंक में 5वें दृश्य में सुहासिनी का गीत है। सुहासिनी जो कि सक्कार की कन्या है। तीसरे अंक के 5वें दृश्य में सुहासिनी का गीत है। जो तीसरे अंक का 5वां दृश्य है वो मगध में नंद की रंगशाला है। नंद की रंगशाला, नंद की रंगशाला है। तो यहाँ पर नंद आता है और नंद सुहासिनी से कहता है कि सुहासिनी चैन से बैठने की फुर्सत नहीं मिलती है, तुम्हारी छाया में विश्राम करने आया हूँ। तो सुहासिनी कहती प्रभु क्या आज्ञा है, अभिनय देखने की इच्छा है? तो नंद कहता नहीं सुहासिनी, अभिनय तो नित्य देख रहा हूँ, डेली देख रहा हूँ। छल प्रताड़ना विद्रोह से के अभिनय देखते देखते आंखें जल रही हैं। सेनापति मौर्य जिसके बल पर मैं भूला था, उसके विश्वासन पर मैं निश्चिंत सोता था। विद्रोही पुत्र चंद्रगुप्त को सहायता पहुंचाता है, उसी का न्याय करना था। आजीवन अंधकूप का दंड देकर आ रहा हूँ, मन कांप रहा है। न्याय हुआ कि अन्याय, हृदय संदिग्ध है। सुहासिनी किस पर विश्वास करूँ? तो सुहासिनी कहते अपने परिजनों पर देव। तो नंद कहता मात्र राक्षस भी तो नहीं है, मैं तो घबरा गया हूँ। तो सुहासिनी कहते द्राक्षसों लेकर आऊँ महाराज? नंद कहता ले आओ। सुहासिनी जाती है और इसके बाद में सुहासिनी का दान पात्र लिए प्रवेश होता है, पात्र भर कर देती है। तो नंद कहता सुहासिनी कुछ गाओ, वही उन्मादक गान गाओ। सब सुहासिनी गाती है कि आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा, बिछल रही है चांदनी छवि मतवाली रात, कहती कंपित अधर से बहकने की बात, कौन मधुमदिरा घोल रहा। अब इसके बाद में चौथा अंक है। चौथे अंक में सबसे अधिक गीत हैं। मैंने आपको बताया था कि चौथे अंक में गीतों की संख्या सबसे अधिक है। चौथे अंक का जो पहला दृश्य है मगध का राजकीय उपवन है और वहाँ पर कल्याणी का गीत है। कल्याणी है मगध राजकुमारी, मगध राजकुमारी है कल्याणी, मगध राजकुमारी। और मगध राजकुमारी का गीत है पहले ही दृश्य में कि सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हूँ रस में रह ना जाए वह अपने वश में, रूप रास इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो।
अंधकार उजला हो जाए, अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंस माला मलराए, मधुरा का आगमन कलरवों के मिस कहला दो, करुणा के आंचल पर बिखरे घायल आंसू है जो बिखरे, ये मोती बन जाए मृदुल कर से लो सहला दो। तो ये गीत होता है। फिर चौथे अंक का दूसरा दृश्य, दूसरे दृश्य में भी आप देखेंगे तो दूसरे दृश्य में नेपथ्य गान होता है कि कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, सांध गगन सी रागमयी ये बड़ी तीव्र है हाला, लोह श्रृंखला से कड़ी क्या ये फूलों की माला। फिर चौथे अंक के चौथे दृश्य में मालविका का गीत, मालविका के 3 गीत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों गीत मैंने यहाँ पर दे दिया है। मालविका का मालविका सिंधु देश की राजकुमारी मालविका है। मधुप कब एक कली का है, ये पहला गीत है। दूसरा है बज रही बंसी आठों याम की, तीसरा है वो मेरे जीवन की स्मृति। और फिर इसके बाद में अंक 4 के दृश्य 6 में संवेत गायन है, अलका सहित संवेत गायन है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ पर बढ़े चलो, असंख्य कीर्त रस मिया विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मात्र भूमि के रुको नसूर साहसी, अराति सैन्य सिंध में स्वाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। और इस नाटक में अंतिम जो गीत है अंक 4 में 9वें दृश्य में सुहासिनी का गीत है, सखे वह प्रेममयी रजनी। तो इस तरीके से 2 नाटकों में मैंने गीत आप लोग कराया। ये PDF भी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको अभी दे दिया जाएगा। इसके बाद कल आप देखेंगे कि आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंद गुप्त पर आधारित जो गीत हैं वह कराए जाएंगे कंपटीशन एकेडमी पर। यूट्यूब पर जाकर आप कंपटीशन एकेडमी सर्च कर लीजिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल कंपटीशन एकेडमी चैनल पर।